दोस्तों इंपॉर्टेंट जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं यानी कि विनियामक जो संस्थान है भारत में, उसका सेकंड पार्ट हम लोग आज शुरू करेंगे। तो इस लेक्चर में बचे हुए जितने भी रेगुलेटिंग बॉडीज हैं, विनियामक संस्थान है, जैसे कि नाबार्ड है, सिडबी है और इस तरह के और भी संस्थान हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाबार्ड के फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो यहां पर लिखा हुआ है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपको एक बात याद रखनी कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो नाबार्ड के जो शुरुआती दो लेटर हैं एन और ए, तो एन और ए से आपको याद रखना है नेशनल शब्द बनता है, बी से आपका बनता है बैंक फॉर, ए से आपका बनता है एग्रीकल्चर और आर से आपका बनता है रूरल एंड डी से बनता है डेवलपमेंट। तो टोटल यानी कि फुल फॉर्म बन के निकल कर आता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नाम से समझने का प्रयास कीजिएगा, ग्रामीण विकास बैंक किसका? राष्ट्रीय कृषि, यानी कि ये जो पर्टिकुलर बैंक है यह गांवों के विकास और कृषि के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा और एक तरह का डेवलपमेंट बैंक है, यानी कि विकास बैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेलिंग देखते हैं। यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी जिसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था बी शिवरामन साहब। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था और उसकी सिफारिश पर ही इसे स्थापित किया गया था। कमेटी का नाम यह है और इसके फुल फॉर्म को भी हम देख लेते हैं कि यहां पर क्राफी कार्ड का फुल फॉर्म क्या है। क्राफी कार्ड एक बड़ी सी कमेटी का संक्षिप्त रूप है जिसका नाम आप यहां पर देख सकते हैं। क्राफी कार्ड का जो फुल फॉर्म है वो है कमिटी टू रिव्यू the arrangement for the institutional credit for agriculture and rural development। इस पर्टिकुलर कमेटी के जो चेयरमैन थे, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, बी शिवरामन साहब। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नाबार्ड को किस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया है, स्टैब्लिश किया गया है, तब आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा बी शिवरामन। नाम आप लोग याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट कमिटीज के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे आपको यहां पर इस पर्टिकुलर कमेटी के फुल फॉर्म को याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना डिटेल में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बात कर लेते हैं इसके फाउंडेशन या एस्टेब्लिशमेंट ईयर और डेट की। 12 जुलाई 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड को स्थापित किया गया था। आरबीआई का एक काम तब यह होता था कि जितने भी कृषि ऋण होते हैं उनके कार्यों को भी आरबीआई ही उस समय देखता था, यानी कि उस समय तक जितने भी एग्रीकल्चरल क्रेडिट से जुड़े हुए फंक्शन होते थे वो आरबीआई देखता था और जो रीफाइनेंस फंक्शन होते थे ऑफ द देन एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि नाबार्ड की स्थापना से पहले एक संस्था हमारे देश में काम कर रही थी एग्रीकल्चर क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए और उसका नाम था आपका एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो कुल मिलाकर आरबीआई के अंडर में जो भी काम आते थे और कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम यानी कि एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इन सब को हटाकर स्थानांतरित करके या इनके फंक्शंस को हटाकर कैसे लाया गया, कौन अस्तित्व में आया? तो नाबार्ड। यानी कि इससे पहले आरबीआई कृषि क्षेत्र के कार्यों में लगा हुआ था और साथ ही साथ यह संस्था भी इसी कार्य में लगी हुई थी। इन सबको स्थापित करके या विस्थापित करके हटाकर कैसे लाया गया? नाबार्ड को अस्तित्व में लाया गया। डेट आप लोग याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 12 जुलाई 1982। अब एक और एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक क्वेश्चन एग्जाम में ये बना था कि नाबार्ड को किस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान के दौरान स्टैब्लिश किया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि नाबार्ड को 1980 टू 85 1980 से लेकर 1985 के बीच में जो पंचवर्षीय योजना लागू थी भारत में, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। ये 6th 5 ईयर प्लान थी, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना थी और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड को स्थापित किया गया था। तो ईयर से हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि नाबार्ड को किस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान के दौरान स्टैब्लिश किया गया था और उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि इसे राष्ट्र की सेवा के लिए उस समय की जो प्रधानमंत्री थी, जो कि अब गुजर चुकी हैं, दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और आज तक इकलौती महिला प्रधानमंत्री हैं, 5 नवंबर 1982 को देश को समर्पित किया। स्थापित हुआ, मैंने आपको बताया 1982, जुलाई है 12 जुलाई, इसने अपने ऑपरेशन को शुरुआत कर दिया। इसकी जो कार्य प्रणाली है उसने काम करना शुरू कर दिया 5 नवंबर 1982 थे। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर के नेम को आप लोग याद रखेंगे। इसकी जो प्रारंभिक पूंजी थी यानी कि इसकी जो इनिशियल कैपिटल थी वो कितनी थी? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 100 करोड़ इसकी इनिशियल यानी कि शुरुआती पूंजी थी। बात करेंगे
नाबार्ड के बारे में कि इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो किसके अंडर में है, तो जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है, पूरी तरह से फुल्ली कंट्रोल बाय दी और फुल्ली ऑन बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। चेयरमैन का नाम 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है, नाम है हर्ष कुमार भनवाल, याद रखेंगे। हेडक्वार्टर की बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर भारत की कॉमर्शियल कैपिटल मुंबई में लोकेटेड है, याद रखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट रेलेवेंट पॉइंट है। बात की जाए नाबार्ड के बोर्ड की, जिसे नाबार्ड का बोर्ड जो कि नाबार्ड के जितने भी मामले हैं, इश्यूज हैं, उनका संचालन करता है, तो इसे कहते हैं निदेशक मंडल। क्या कहते हैं? निदेशक मंडल, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि नाबार्ड के जितने भी मामले होते हैं, इश्यूज होते हैं, उनका जो निर्णय है कौन लेता है? वो निदेशक मंडल द्वारा लिया जाता है। नाबार्ड का जो एक्ट है 1981 का है, के अनुरूप ही भारत सरकार द्वारा निदेशक मंडल की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि नाबार्ड के जो बोर्ड है, नाबार्ड का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वहां पर डायरेक्टर्स की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखेंगे भारत सरकार। किसके अनुरूप है? तो नाबार्ड का जो अधिनियम है, नाबार्ड का जो एक्ट है, ईयर याद रखेंगे 1981 वाला जो कानून है, उसके तहत ही यहां पर सभी बोर्ड के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। अब बात करेंगे एक और ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका नाम है सिडबी, और सिडबी के फुल फॉर्म को यहां पर दिया गया है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि छोटे छोटे और जो मंझोले उद्योग होते हैं उनको डेवलप करने का, उनको विकसित करने का जो कार्यभार है वो किसके ऊपर है? वो इस संस्था के ऊपर है, और इसे हम एक तरह का डेवलपमेंट बैंक कह सकते हैं, क्योंकि भारत में जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, उनको डेवलप करना इसका काम है। इसलिए आपका जो सिडबी है वो एक तरह का विकास बैंक भी है, याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिटेलिंग आप सभी के सामने है। हिंदी में कहेंगे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी कि सिडबी भारत का एक विकास वित्तीय संस्थान है, यह भी हमने आपको अभी बताया। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की जो कैपिटल है लखनऊ, वहां पर लोकेटेड है। तो याद रखेंगे कि इनमें से कौन सी संस्था का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में लोकेटेड नहीं है। जैसे कि मान लें एसबीआई है, ऑप्शन अगर आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन नॉट हैज हेडक्वार्टर इन मुंबई, या मुंबई किसका हेडक्वार्टर नहीं है, और ऑप्शन में आ जाता है एसबीआई है, आरबीआई आ जाता है, इसके अलावा आ जाता है नाबार्ड के बारे में पूछा जा सकता है, नाबार्ड यहां पर। तो देखिए सबके हेडक्वार्टर आपको लर्न होने चाहिए, तभी एग्जाम में आप यहां पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आ जाता है सिडबी ऑप्शन में। तो इनमें से किसका हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड नहीं है? तो एसबीआई का है, आरबीआई का है, नाबार्ड का है, लेकिन सिडबी का नहीं है। ये कहां है? लखनऊ। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो याद रखिएगा। और पूरे देश में वर्किंग के लिए इसके जो ऑफिस है, कार्यालय है, वो लोकेटेड है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, इसका जो उद्देश्य है, यानी इसका जो मोटिव है, मेन मोटिव जो है वो है उद्योगों को पुनर्वित्त यानी कि रीफाइनेंस की जो सुविधाएं हैं, सर्विसेज, वो देना, और अल्पावधि यानी कि छोटे छोटे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ऋण प्रदान करना। साथ ही साथ सूक्ष्म यानी कि माइक्रो, लघु यानी कि स्मॉल, एंड मध्यम यानी कि मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्षेत्र में जितने भी प्रमुख वित्तीय संस्थान हैं उनके रूप में भी यह कार्य करता है। तो कुल मिलाकर जितने भी छोटे, मंझोले, लघु और मध्यम उद्यम है, यानी कि छोटे छोटे उद्योग हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है आपका सिडबी, याद रखेंगे। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। सिडबी के बारे में एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो 2 अप्रैल 1990, याद रखेंगे डेट को, संसद के द्वारा एक अधिनियम को पास किया गया, स्थापित किया गया था एक पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से। यानी कि सिडबी का एक्ट किस पर्टिकुलर ईयर में पास हुआ? तो आपको याद रखना है 1990 में सिडबी का कानून पास होता है, जिसके तहत ये एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर स्टैब्लिश की जाती है। अध्यक्ष और एमडी एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। नाम है मोहम्मद मुस्तफा, जो कि एक आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अगर हम बात करें आईएएस के फुल फॉर्म की, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं मोहम्मद मुस्तफा। यहां पर उनकी इमेज भी आपको नजर आ रही है, तो दीदार आप कर सकते हैं। ये करंट में अध्यक्ष भी हैं, एमडी हैं, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, और चेयरमैन भी हैं किसके? सिडबी के। तो नाम को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, एक और ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जिसका नाम है ट्राई। ट्राई का मतलब यहां पर कोशिश से नहीं है, जो आप करते हैं, करते भी रहते हैं, कोशिशें करनी भी चाहिए। यहां पर ट्राई का मतलब कुछ और है, और क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हां, ट्राई का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप एक लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं जहां पर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सिडबी है, नाबार्ड है,
एक्जिम है, ट्राई है, सेबी है, आरबीआई है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है उनके नामों को एक तरफ रखिएगा और उनके फुल फॉर्म्स को एक तरफ लिखते चलिएगा। याद रखने का बहुत आसान सा तरीका है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक ना एक नंबर पर शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में मैंने आप सभी को यह सुझाव दिया है। ठीक है, तो ट्राई का फुल फॉर्म आपके सामने है, याद कर लीजिएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी, हिंदी में कहें तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण इसका पूरा नाम होगा। कब स्थापित हुई और डिटेलिंग क्या है हमारे सामने है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की जो स्थापना हुई है वो 20 फरवरी 1997 को हुई है। अगर आप डेट याद ना कर पाए तो कम से कम ईयर को जरूर लर्न करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। को संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था, तो 1997 में ही ट्राई का कानून भी पास हुआ था। तो एक्ट को हमें याद करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कानून के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चाहे आरबीआई का एक्ट हो, चाहे वो सेबी का एक्ट हो, चाहे वो ट्राई का एक्ट हो, तो हर संस्था का जो एक्ट है वो कब लागू हुआ, किस ईयर में लागू हुआ, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसे क्यों स्थापित किया गया, तो आप ये देख सकते हैं जितनी भी दूरसंचार सेवाएं भारत में इस समय में चल रही हैं उनको विनियमित किया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके, उनको रेगुलेट किया जा सके। जिस तरह से आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, जिस तरह से सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में जो कैपिटल मार्केट और आपका शेयर मार्केट है उसको कंट्रोल करती है, जिस तरह से इरडा IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत के इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करती है, उसी तरह आपकी ट्राई भी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत के पूरे दूर संचार जो आपका सिस्टम है, प्रणाली है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है, क्योंकि यहां पर नियंत्रण जरूरी है। और इस पूरे सेक्टर में जितनी भी कंपनियां, जितनी भी कॉरपोरेशन, जितनी भी सेवाएं, सर्विसेज दी जाती हैं या ली जाती हैं, उसकी जो नीति है, पॉलिसी है, वो बनाता है आपका ट्राई। तो उम्मीद है यहां पर ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें ट्राई के बारे में, तो इस प्रकार ट्राई यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि इसकी स्थापना जो हुई है वो एक कानून के तहत हुई है। इसके अध्यक्ष की बात करें, करंट चेयरमैन जो इस समय इसके हैं वो है राम सेवक शर्मा, जो कि खुद एक IAS अधिकारी हैं, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से बिलोंग करते हैं। ट्राई के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके हेडक्वार्टर को लर्न करना ही करना है। आप फिर से एक लिस्ट को तैयार करिएगा और जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उन ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट को एक तरफ रखिएगा और दूसरी तरफ उनके जो हेडक्वार्टर है उनको लिखते चलिएगा। तो इस तरह से जो आप लिस्ट तैयार करेंगे, एग्जाम से पहले 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे, मेरा दावा है कि एग्जाम में अगर कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन हेडक्वार्टर बेस्ड, लोकेशन बेस्ड पूछा जाता है तो डेफिनेटली आप उसको मार्क वहां पर कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। एक और संस्थान है हमारे पास, FSSAI। तो FSSAI ये क्या है, लेकिन मेरा दावा है कि आपने ये जो लोगो है ये कई तरह के प्रोडक्ट्स में बना हुआ देखा होगा। कई तरह के खाने पीने के जो सामान होते हैं, पैकेट्स होते हैं या वस्तुएं होती हैं, उनमें आपने ये प्रोडक्ट का जो ये जो सिंबल आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये जो लोगो नजर आ रहा है, आपने ये जरूर देखा होगा, क्योंकि ये जो संस्था है हमारे खाने पीने की सामग्री से ही जुड़ी हुई है। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी। नाम से समझिएगा, फूड सेफ्टी, हमारे खाने पीने के पदार्थों को सेफ रखना, एंड स्टैंडर्ड्स यानी कि उनका जो स्टैंडर्ड है, उनकी जो क्वालिटी है काफी बेहतर हो, उसकी जो अथॉरिटी है ऑफ इंडिया भारत में, उसी का नाम है FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है इसका पूरा नाम। यह एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है जिसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित किया गया था। तो एक और एक्ट आप सभी के सामने आ गया है जिसका नाम है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। तो फिर से उसी लिस्ट में आपको क्या करना है, संस्था का नाम डालना है, जो लिस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, और एक तरफ आपको उसका ईयर लिखना है, दूसरी तरफ संस्था का नाम लिखना है। तो आप इसके फुल फॉर्म को भी याद रखेंगे, एग्जाम में सीधा सीधा 1 नंबर पर फुल फॉर्म आएगा। तो जो आपकी दूसरी लिस्ट है उसमें संस्था का नाम और उसके हेडक्वार्टर को भी रखते हुए चलेंगे, ताकि आपकी वो लिस्ट भी कंप्लीट होती रहे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मंत्रालय की अगर यहां पर बात होती है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि JP नड्डा यानी कि जगत प्रकाश नड्डा साहब के अंडर में है। यानी हमारे जो करंट में फैमिली वेलफेयर और हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा साहब हैं।
ठीक है। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो भारत सरकार का है वो FSSAI का प्रशासनिक मंत्रालय है, यानी कि FSSAI इसी पर्टिकुलर मंत्रालय के अंडर में काम करती है। इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली है, और इससे पहले किसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली था, तो ट्राई का हेडक्वार्टर भी आपका दिल्ली ही था, और FSSAI का हेडक्वार्टर भी दिल्ली ही है। अध्यक्ष की बात करें, नाम आपके सामने है, रीता तेवरिया। ये हाल ही में नियुक्त हुई हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके चेयरमैन का नाम। तो आप समझ गए होंगे कि FSS काम क्या करती है, यानी कि हमारे खाद्य सुरक्षा, जो हम चीजें खाते हैं उन सब के बारे में कंट्रोलिंग के लिए काम करती है, ताकि हम तक जो भी सामग्री या वस्तु या पैकेट या खाने पीने की कोई भी खाद्य सामग्री पहुंचे वो क्वालिटी पर और बेहतर हो, और हमें बेहतर क्वालिटी की चीजें ही खाने को मिले, उसकी कंट्रोलिंग के लिए एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है FSSAI की। अगर हम बात करें, इसमें एक चेयरपर्सन होता है जिसका नाम हमने अभी देखा है, और इसमें टोटल 22 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से 1/3 महिलाएं होना जरूरी है, ये बात आप याद रखेंगे। और FSSAI के जो अध्यक्ष होते हैं, यानी कि चेयरमैन होते हैं FSSAI के, वो गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। काम क्या करती है, यानी कि फंक्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं, इसके कार्यों की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कार्य आप सभी के सामने है। ये क्या क्या काम करता है, नाम से कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। खाद्य सुरक्षा के मानकों और दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए नियमों का निर्धारण करता है, यानी कि जितने भी खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं या बाजार में बिकते हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी क्वालिटी, उनके लिए जो दिशा निर्देश हैं, उनके जो नियम हैं, उनका निर्धारण FSSAI ही करता है। जितने भी खाद्य व्यवसाय हैं उसके लिए FSSAI खाद्य सुरक्षा लाइसेंस भी देता है, और उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी प्रदान करता है। यहां पर आप देख सकते हैं, ग्रांटिंग FSSAI फूड सेफ्टी लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन फॉर फूड बिजनेसेस। तो बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं उनके लिए जो फूड सेफ्टी लाइसेंस है, सर्टिफिकेट है, वह किस संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं, तो उसका आंसर भी FSSAI ही हो जाएगा। साथ ही साथ टू प्रोवाइड सजेशंस टू दी गवर्नमेंट, सरकार को सलाह देना, इन फ्रेमिंग ऑफ दी पॉलिसीज, यानी कि नीतियां बनाने के लिए सरकार को सुझाव देने का काम भी इसी संस्था का है, जो कि किससे जुड़ी होंगी, खाद्य सुरक्षा से जुड़ी होंगी। ठीक है, और खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में सामान्य जागरूकता लोगों तक बढ़ाना भी इसी का काम है। और कई बार आप लोग टीवी चैनल्स में देखते भी होंगे, एडवर्टीजमेंट देखते भी होंगे कि किसी भी खाद्य पदार्थ से जुड़ी हुई कोई भी सुरक्षा है, या अगर उसकी क्वालिटी काफी खराब है, तो कई बार आपने देखा होगा विज्ञापनों के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, कि वहां पर जो ग्राहक जागरूकता है, कंज्यूमर अवेयरनेस है, उसको फैलाना इसका काम है, ताकि हमारे देश के ग्राहक काफी अवेयर हो सकें, और संस्था को भी कहां पर गड़बड़ी है, कहां पर चीजों पे धांधली हो रही है या कुछ गलत हो रहा है, दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, तो उसकी जानकारी भी मिलती रहती है। बात करें कुछ और कार्यों की, आप सभी के सामने है, जितने भी खाद्य व्यवसाय हैं उनकी जो प्रयोगशालाएं होती हैं के लिए एक प्रक्रिया और दिशा निर्देशों को सुनिश्चित करना भी इसी का काम है, कि जो भी उनकी जो लेबोरेटरीज होती हैं उनमें क्या प्रोसेस अपनाई जाए, क्या वहां पर प्रक्रिया हो, उन सब का देख रेख करना, उनके लिए दिशा निर्देश जारी करना, रूल एंड रेगुलेशन वहां पर निकालना इसी संस्था का काम है। खाद्य सुरक्षा के लिए, यानी कि फूड सेफ्टी के बारे में देश भर में एक सूचना नेटवर्क बनाना भी इसका काम है, ताकि इसके माध्यम से कहीं भी अगर खाद्य पदार्थों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है तो उसकी जानकारी इस पर्टिकुलर संस्था तक पहुंच जाए। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है BIS। कई बार आपने BIS का हॉलमार्क भी सुना होगा, कई बार आपने इस हॉलमार्क को देखा भी होगा, और कई लोग ये भी रिकमेंड करते हैं कि जिस भी वस्तु पर यह हॉलमार्क होता है वो वस्तु काफी ट्रस्टेड होती है और स्टैंडर्ड होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। 26 नवंबर 1986 को संसद ने एक अधिनियम को पास किया, और उसके माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS अस्तित्व में आया। तो इसका जो एक्ट है, कानून है, वह कब पास हुआ, 1986 में। फिर से आपके जो एक्ट वाली जो लिस्ट है उसमें आपका एक नाम और जुड़ जाएगा कि BIS का जो एक्ट है, कानून है, कब पास हुआ, 1986 को ये पास होता है। इसका फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इंग्लिश में आपके सामने है। तो जो आपने लिस्ट तैयार की है, शॉर्ट फॉर्म में जो आपके इंस्टीट्यूशन है उनके फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वहां पर आप इस लिस्ट को भी तैयार कर सकते हैं। Came into existence through an act of the parliament dated on the 26 नवंबर 1986, मैंने आपको अभी बताया। इसके मुख्यालय की बात करें तो BIS का जो मुख्यालय है वो भी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अब कितने ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो गए, तो आपका ट्राई,
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। इसके अलावा FASSI का भी जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यू दिल्ली में हो गया, और जो BIS का हेडक्वार्टर है वो भी आपका न्यू दिल्ली में हो जाता है। तो इन तीनों को एक साथ आप रख सकते हैं। जो आपके हेडक्वार्टर वाली लिस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर वाली लिस्ट है, वहां पर आप इसे अपडेट कीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी जो महानिदेशक है वो है सुरीना राजन, जो कि एक IAS अधिकारी हैं। इसकी जो मूल एजेंसी है, जो कि इसकी पेरेंट एजेंसी भी कह सकते हैं, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, पेरेंट एजेंसी हो जाएगी, जिसके जो हेड हैं वो है राम विलास पासवान जी। राम विलास पासवान जी इसके क्या हैं, आपके हेड हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे सामने है, इसका काम क्या है, तो इसके काम आप सभी के सामने हैं। BIS के मुख्य कार्य पहला यह है कि उपभोक्ता को खतरनाक उत्पादों से बचाना, यानी कि कोई ऐसा खाद्य पदार्थ या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, यहां पर खाद्य पदार्थों की बात नहीं होगी, यहां पर हर तरह के प्रोडक्ट की बात होगी जो हम लोग यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा के जीवन में, चाहे वो कुछ भी हो। तो किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट हो वो कंज्यूमर के लिए खतरनाक ना हो, उसे बचाने के लिए यह संस्था काम करती है। उपभोक्ता के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि उसका वस्तुओं पर भरोसा बना रहे, देश की सुरक्षा या जितने भी प्रोडक्ट वो खरीद रहा है, अगर उसे पता है उस पर BIS का हॉलमार्क लगा है, तो उसका विश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। क्योंकि BIS हॉलमार्क तभी देता है जब वो उस पर्टिकुलर वस्तु की जो शुद्धता है, उसकी गारंटी है, उसकी क्वालिटी है, उसको चेक कर लेता है। कुछ और काम आपके सामने है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी काम करता है, यानी कि इसका जो फंक्शन ये भी है कि प्रोवाइडिंग अ सेफ गार्ड टू द पब्लिक हेल्थ, यानी कि लोगों का जो स्वास्थ्य है उसकी सिक्योरिटी अलग अलग प्रोडक्ट्स के माध्यम से बनाए रखना BIS का काम है। गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी की बात हो रही है। गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस, यानी कि हम जो भी प्रोडक्ट यूज करें और उस पर अगर BIS का हॉलमार्क है तो हमें समझ में आ जाना चाहिए इसकी क्वालिटी काफी बेहतर होगी। और BIS के हॉलमार्क की अगर हम लोग बात करें, कई बार आपने ये कुछ सर्टिफिकेशन भी देखे होंगे अलग अलग वस्तुओं में, कुछ जो टॉप के और कुछ ज्यादा ही पॉपुलर जो है वो आप सभी के सामने है। ISO सर्टिफिकेशन आप सभी के सामने है। जैसे कि अगर लिखा हो ISO 9001 तो इसका मतलब है क्वालिटी मैनेजमेंट से। अगर ISO 14001 लिखा है तो इसका मतलब एनवायरमेंट मैनेजमेंट से है। ISO 22008 है तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट से है। ओके, इसके साथ ही साथ वैसे ये एग्जाम में आपके पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी यहां पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि ISO 26000 जो हॉलमार्क होता है उसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व से है। ISO 5001, ISO 31000 ये एनर्जी से जुड़ा होगा, ये रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ रहेगा, माफी चाहेंगे। तो ये सारे के सारे जो ISO सर्टिफिकेशन है जो कि BIS ही प्रोवाइड करता है। कई बार एग्जाम में यहां पर क्वेश्चन बन जाता है कि यहां पर ऑप्शन में आपको यहां पर बहुत सारे सर्टिफिकेशन के नेम दे देगा। जैसे कि ऑप्शन में मान लेते हैं ये 3 सर्टिफिकेशन के नेम दे दिए और बाकी एक कुछ अलग दे दिया, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा BIS मार्क नहीं है या BIS का ISO मार्क नहीं है। तो आपको याद रखना है कि चौथा जो भी ऑप्शन दिया जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये सभी के सभी BIS के हॉलमार्क है, ISO सर्टिफिकेशन है। उम्मीद है BIS क्या करता है, क्या देश में बनाए रखता है, क्वालिटी, क्वांटिटी, गुणवत्ता, इन सब के लिए काम करता है ताकि कंज्यूमर तक जो वस्तु पहुंच रही है वो बहुत ही ट्रस्टेड हो और वो उसका इस्तेमाल बेझिझक कर सके अगर उस पर BIS का हॉलमार्क लगा हुआ है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है भारत के अर्थव्यवस्था के लिए और भारत के कंज्यूमर्स के लिए।